हे गाइस, आज हम लोग देखेंगे कि क्लासिकल थ्योरी ऑफ डायमैग्नेटिज्म क्या होता है और इसका डेरिवेशन हम लोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं कि क्लासिकल थ्योरी ऑफ डायमैग्नेटिज्म क्या होता है। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द ऑर्बिट अबाउट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज इक्वलेंट टू अ करंट एंड हैज़ मैग्नेटिक मोमेंट। हम ये लोग जानते हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के अराउंड किसी ऑर्बिट में घूमता है वो इक्वलेंट होता है करंट लूप की तरह और उसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट होता है। इफ़ द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट इज सच दैट द वेक्टर सम ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज जीरो, देन द एटम एज अ होल हैज़ नो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट। बट व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज चेंज्ड। लेकिन जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी चेंज हो जाती है और एक मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो डेवलप हो जाता है जो अपने अप्लाई की है फील्ड उसकी डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में, और इसी तरह से सब्सटेंस जो है हमारा डायमैग्नेटिक की तरह बिहेव करने लग जाता है। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा क्लासिकल थ्योरी ऑफ डायमैग्नेटिज्म पे रहेगा। तो आइए इसको शुरू करते हैं। द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ एन एटम इन मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड एज dl/dt इज इक्वल टू टाउ। जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है किसी भी एटम की मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में वो होती है dl/dt इज इक्वल टू टाउ। इसको इक्वेशन बन दे देंगे और dl/dt जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम है और टाउ जो है वो टॉर्क जिसे बोलते हैं उसका फॉर्मूला होता है म्यू ई एल इंटू बी। म्यू ई एल इलेक्ट्रॉनिक मोमेंटम है विच इज़ द फील्ड बी एक्सर्ट ऑन द डाइपोल। जो भी फील्ड लग रही है डाइपोल के ऊपर उसका फॉर्मूला है टॉर्क। सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव न्यूक्लियस। dl/dt इज इक्वल टू म्यू ई एल क्रॉस बी। dl/dt जो है वो टाउ के बराबर था और टाउ जो है म्यू ई एल क्रॉस बी के बराबर है। इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। और म्यू ई एल का फॉर्मूला मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का उसका फॉर्मूला होता है -e/2m.l। तो इसी फॉर्मूले को अगर हम सेकेंड इक्वेशन में रख दें तो हमारा नया फॉर्मूला जो इक्वेशन 3 है वो क्या आ जाएगा, dl/dt इज इक्वल टू -e/2m l क्रॉस b। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे और ये इक्वेशन जो है वो प्रिसिजनल मोशन को शो करती है l और b के, जिसे हम एंगुलर फ्रिक्वेंसी नाम से भी जानते हैं। एंगुलर फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला होता है ओमेगा l इज इक्वल टू EB/2m। इसी को हम लार्मर फ्रिक्वेंसी भी बोलते हैं। लार्मर फ्रिक्वेंसी या लार्मर प्रिसीजन ऑफ z इलेक्ट्रॉन एक इक्विवेलेंट होता है इलेक्ट्रिक करंट के, और इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला जानते हैं चार्ज इंटू रिवॉल्यूशन पर यूनिट टाइम, यानी कि I इज इक्वल टू Q इंटू 1/T। अब नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग चलते हैं। हम लोग ये जानते हैं कि I इज इक्वल टू Q.V और Q को हम ऐसे ही रख देंगे और V की जगह ओमेगा/2 लिख देंगे। तो जैसे कि हम लोगों ने इक्वेशन I इज इक्वल टू Q इंटू 1/T में देखा था, तो हम इसी फॉर्मूले में इक्वेशन 4 बना देंगे। I इज इक्वल टू Q की जगह हम लोग रख देंगे -ZE/2 और ओमेगा की जगह EB/2m। यहाँ से ओमेगा इज इक्वल टू EB/2m। तो ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी। द मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है उसका फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू IA यानी करंट इंटू एरिया। करंट जो है हमारे पास -ZE/EB/4πm है और एरिया जो है वो πa² है। ए स्क्वायर क्या होता है, एवरेज रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फील्ड एक्सिस, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी फील्ड के अंदर जो चक्कर लगा रहा है उसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस होगा, उस तीनों का सम जो है उसको ए स्क्वायर बोलेंगे। तो मीन स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, जो तीनों का सम होगा, तीनों एक्सेस का सम होगा। अगर हम स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर जो है आपस में बराबर हो जाएगा और आर स्क्वायर को हम 3/2 ए स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ से ए स्क्वायर की अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो 2/3 आर स्क्वायर हो जाएगा और ये वैल्यू जो है हम इक्वेशन नंबर 6 में रख देंगे। इक्वेशन नंबर 6 में रखते ही म्यू इज इक्वल टू -ZE²B/6m r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 6 में रखने के बाद इक्वेशन नंबर 7 हमें मिल गई। इफ़ n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम पर वॉल्यूम, तो m इज इक्वल टू n न्यू हम लोग जानते हैं, जहाँ पे m जो है मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम डेवलप्ड इनसाइड अ सॉलिड इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। जो m है वो हमारा मैग्नेटाइजेशन है कि कितना हमारे सॉलिड के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम प्रोड्यूस हुआ है। तो m इज इक्वल टू n न्यू। न्यू की वैल्यू हम लोगों ने इक्वेशन 7 से निकाल ली है। m इज इक्वल टू -ZNE²B/6n r स्क्वायर। यहाँ से हम लोग ये जानते हैं b इज इक्वल टू म्यू नॉट h होता है, तो इस इक्वेशन 8 के ऊपर वाली इक्वेशन में हम म्यू नॉट h रख देंगे b की जगह और m इज इक्वल टू -म्यू नॉट NZE²h/6m r स्क्वायर इक्वेशन नंबर 8 दे देंगे। अब हमें डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निकालनी है जिसका फॉर्मूला होता है m/h। तो h हमने b इज इक्वल टू म्यू नॉट h रखा था, तो h को m के नीचे लेके आएंगे तो हमारा मैग्नेटाइजेशन या डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निकल आएगी। और डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है m/h इज इक्वल टू म्यू नॉट NZE²/6m r स्क्वायर। इसी इक्वेशन नंबर 9 दे देंगे। इसी जो ये आपका इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर 9, इसी को हम लोग क्लासिकल लैंगविन रिजल्ट बोलते हैं, या दूसरी भाषा में बोले तो इसी को क्लासिकल थ्योरी ऑफ डायमैग्नेटिज्म भी बोलते हैं या लैंगविन थ्योरी ऑफ डायमैग्नेटिज्म भी बोलते हैं। अब आप यहाँ पे इक्वेशन 9 की मदद से देख सकते हैं कि डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो निगेटिव में आती है। यहाँ पे टेम्परेचर का कोई टर्म नहीं है, इसलिए इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होती है और
इंटेंसिटी जो है मैग्नेटिक फील्ड की उससे भी इंडिपेंडेंट होती है, लेकिन ये प्रोपोर्शनल होती है जेड की। लार्ज द नंबर ऑफ एटम द मोर विल बी द डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। जितने भी नंबर ऑफ एटम ज़्यादा होंगे ससेप्टिबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी फॉर मोस्ट ऑफ द मटेरियल विच आर डायमैग्नेटिक। अब एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो बार बार पेपर में पूछा जाता है कि वाई ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। यही हम बात करें अगर पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की, तो उसमें टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है ससेप्टिबिलिटी, लेकिन डायमैग्नेटिक में ससेप्टिबिलिटी इंडिपेंडेंट होती है टेम्परेचर से। तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि डायमैग्नेटिक सैंपल में ईच मॉलिक्यूल इज नॉट अ मैग्नेटिक डाइपोल इन इटसेल्फ। हर एक मॉलिक्यूल जो होता है वो मैग्नेटिक डाइपोल नहीं होता है, इसलिए जो सारे मैग्नेटिक डाइपोल का सम होता है वो जीरो होता है। देयरफॉर रैंडम थर्मल मोशन ऑफ मॉलिक्यूल डज नॉट अफेक्ट द मैग्नेटिज्म ऑफ द स्पेसिमेन। अगर डायमैग्नेटिक मटेरियल में हर एक मॉलिक्यूल जो है वो एक मैग्नेटिक डाइपोल नहीं क्रिएट करता है, तो वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अगर उसके अंदर थर्मल हम लोग गर्म करेंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स में इफेक्ट कुछ भी नहीं आएगा। इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि डायमैग्नेटिक मटेरियल या जो डायमैग्नेटिज्म इफेक्ट होता है वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक क्लासिकल थ्योरी ऑफ डायमैग्नेटिज्म समझ आ गया होगा। और अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसका क्वांटम थ्योरी ऑफ डायमैग्नेटिज्म की वीडियो भी अपलोड कर दूँगा। थैंक यू।